हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था 12th क्लास का, उसमें हमने जनरल चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। और फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखा था। आज जो है हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे, ठीक है। और क्या प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में, वो वाला टॉपिक जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी लैंगिक प्रजनन की क्या क्या प्रोसेस रहती है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये जो है 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो जिसका पहला स्टेप होता है वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन। यानी पूर्व निषेचन। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व निषेचन। निषेचन के पहले जितनी भी क्रियाएं होती है सब किसके अंदर इंक्लूड होती है? प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर इंक्लूड होती है। तो कौन कौन सी क्रियाएं होती है निषेचन से पहले? तो बेटा निषेचन से पहले 2 क्रियाएं होती है। सबसे पहला जो क्रिया होती है वो होता है गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है। किसका फॉर्मेशन? गैमेट्स फॉर्मेशन, यानी युग्मकों का निर्माण। जो सबसे पहली जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? युग्मकों का निर्माण होगा, ठीक है। युग्मकों के निर्माण होने के बाद युग्मकों का स्थानांतरण होगा, यानी नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक की तरफ क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन यानी युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाएगी? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी युग्मक जनन। द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। और जो गैमेट ट्रांसफर है बेटा उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं परागण। क्लियर? तो पहला जो स्टेप आएगा प्री फर्टिलाइजेशन, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। एंड गैमेट ट्रांसफर, यानी गैमेट जो होगा उसका ट्रांसफर होगा, यानी पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कहां पर जाएंगे? वर्तिकाग्र पर जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। हमारा जो सेकंड स्टेप होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, ओके। और फर्टिलाइजेशन का मींस क्या होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओके। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओके। नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संयोजन है वही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और हमारा जो इसका थर्ड स्टेप होगा वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी पक्ष निषेचन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पक्ष निषेचन, यानी निषेचन के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होती है? तो निषेचन के बाद कौन कौन सी क्रिया होगी? निषेचन के बाद होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी किसका फॉर्मेशन होगा? भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद होगा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का मतलब हो गया भ्रूण पोष का निर्माण। उसके बाद क्या बनेगा बेटा? सीड्स बनेंगे, और फिर क्या बनेगा? फ्रूट्स बनेगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करना है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हम गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद गैमेट्स का ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में क्या करेगा? फ्यूजन करेगा, और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, सीड्स बनेंगे और फ्रूट्स बनेंगे, ठीक है। तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इट्स दैट क्लियर?
ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो एंजियोस्पर्म में अलग बोली जाती है और जिम्नोस्पर्म के अंदर अलग अपन बोलते हैं, तो उस टर्मिनोलॉजीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंजियोस्पर्म, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिम्नोस्पर्म, और यहाँ पे प्लॉइडी यानी उसकी गुणिता लिख लेते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की अगर अपन बात करते हैं, तो स्टेमन की अगर हम बात करें, किसकी? स्टेमन की। ओके, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर स्टेमन को क्या कहा जाता है? इस जिम्नोस्पर्म के अंदर स्टेमन को कहा जाता है माइक्रो स्पोरोफिल। क्या कहा जाता है? माइक्रो स्पोरोफिल कहा जाता है। और ये कैसा होता है बेटा? 2n होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं एंथर की, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पॉलन सैक की बात करूं, ठीक है, यहां पे हम पॉलन सैक भी लिख सकते हैं। पॉलन सैक की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं अपन बेटा जिम्नोस्पर्म में माइक्रो स्पोरेंजियम, और ये भी कैसा होता है? 2n होता है। ठीक है, अगर मैं पॉलन ग्रेन्स की बात करता हूं, पॉलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? पराग कण कहते हैं। पॉलन ग्रेन की अगर अपन बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोर, या फिर आप बोल सकते हो मेल गैमेटोफाइट, और ये कैसा होता है? एन होता है। ठीक है, स्टेमन का मतलब क्या हो गया? पुंकेसर। ओके, माइक्रोस्पोरोफिल यानी लघु बीजाणुपर्ण। ठीक है, और इसकी प्लोइडी क्या होती है? 2n। पॉलन सैक की बात करूं, ठीक है, पॉलन सैक को बोलते हैं पराग कोष्ठ। ओके, और माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और ये किसकी प्लॉइडी भी क्या होती है? 2n। ये भी कैसा होता है? द्विगुणित होता है। पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण, और पराग कणों को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद, और इसकी प्लॉइडी क्या होती है? n। अगर मैं कार्पल की बात करता हूं, कार्पल यानी अंडक, ठीक है, तो अंडक को अपन बोलते हैं मेघा स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? मेघा स्पोरोफिल, और मेगा स्पोरोफिल भी कैसा होता है? 2n होता है। मेगा स्पोरोफिल भी कैसा होता है? 2n होता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम जिम्नोस्पर्म के अंदर बोलते हैं। एक होता है बेटा ओव्यूल, ओव्यूल यानी बीजांड। ठीक है, बीजांड को इसके अंदर बोलते हैं मेघा स्पोरेंजियम, मेघा स्पोरेंजियम, और ये भी कैसा होता है? 2n होता है। मेगा स्पोरेंजियम को अपन बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, लघु बीजाणुपर्ण, ठीक है, लघु बीजाणुधानी, नर युग्मकोद्भिद, इसको अपन बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल को अपन बोलते हैं गुरु बीजाणुपर्ण, और मेगा स्पोरेंजियम को अपन क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। और एक होता बेटा एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, जिसको अपन हिंदी के अंदर कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहेंगे? भ्रूण कोश। और जिम्नोस्पर्म के अंदर इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट, और ये इसकी जो प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है? एन होती है। इट्स दैट क्लियर? ओके, बता लीजिए। अब अपन जो हमारा पहला जो स्टेप है वो पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करेंगे? युग्मकों का निर्माण करेंगे। युग्मकों का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमको नर जननांग और मादा जननांग की संरचना देखनी होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, अब मेल, जैसा कि हमने पहले बताया था
कि फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है बेटा, एंड्रोशियम। क्या होता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं, पुमंग। ठीक है, एंड्रोशियम की अगर हम इकाई की बात करें यानी इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमन कहते हैं यानी पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, और पुंकेसर जो है किससे मिलकर बना होता है, पुंकेसर बना होता है एंथर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पराग कोश। ठीक है, और फिलामेंट, फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। क्लियर, ओके। अब जैसे हम नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर अपन बनाते हैं एंथर का, तो देखो इस तरीके से एंथर का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर बेटा, एंथर का स्ट्रक्चर है। और एंथर जो है किससे जुड़ा होता है, एंथर जुड़ा होता है थैलेमस से यानी पुष्पासन से। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको तो हमने क्या बोला, पुष्पासन यानी थैलेमस। ओके, ये जो है एंथर को फिलामेंट, एंथर को पुष्पासन से जोड़ने वाली जो ट्यूब है इसको हमने क्या बोला है, फिलामेंट। फिलामेंट यानी पूतंतु। ठीक है, और दिस वन इज कॉल्ड एंथर, और इसी को हम बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं, इसी को हम पराग कोश कहते हैं। ठीक है, अब पराग कोश एंथर से जिस प्लेस से जुड़े हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव। ठीक है, यानी योजी, यानी कनेक्टिव का क्या काम होगा, एंथर को फिलामेंट से जोड़ने का काम करेगा। कौन, कनेक्टिव। अब फिलामेंट का जो पार्ट पुष्पासन के पास है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट यानी समीपस्थ भाग, समीपस्थ भाग। ठीक है, और जो पार्ट एंथर पुष्पासन से दूर है, ठीक है, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट। कौन सा पार्ट, डिस्टल पार्ट यानी दूरस्थ भाग। ठीक है, जो पुष्पासन से दूर है उसको तो हम समीपस्थ भाग बोलेंगे, और जो पुष्पासन के पास में है उसको हम क्या बोलेंगे, दूरस्थ भाग कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आपको जब हम इस एंथर को देखते हैं तो एंथर के अंदर आपको कितनी पालियां या कितने लोब्स नजर आ रहे हैं, यहां पर कितने लोब है भाई, एक, और ये दूसरा। ठीक है, तो कितने लोब्स है, हाउ मेनी लोब्स प्रेजेंट इन ए टिपिकल एंथर, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 लोब। ठीक है, तो एक टिपिकल एंथर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम टिपिकल एंथर की हम बात करते हैं तो कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स। ओके, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड। ठीक है, और हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है द्विपालित। क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको द्विपालित कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका सेक्शन काटता हूं, इसका ट्रांसफर सेक्शन अगर हम काटते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी। इस तरीके से हमको नजर आएगा। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो ये कितनी पालियां होगी बेटा, एक पाली, 2 पाली, यानी 1 लोब, सेकंड लोब। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, बाइलोब। ठीक है, हर लोब के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं, थीका, या फिर इसको आप बोल सकते हो पोलन सैक। क्या बोल सकते हो, पोलन सैक। तो ईच लोब हैव 2 पोलन सैक और थीका। ठीक है, ईच लोब has 2 pollen sac और थीका। ठीक है, हर लोब के पास में कितने पोलन सैक और थीका होते हैं, 2। इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइथीकस कंडीशन। क्या बोलेंगे, डाइथीकस कंडीशन। इट्स दैट क्लियर। तो
टिपिकल एंथर के पास कितने लोब हैं? 2 लोब, इसलिए इसको बोल दिया बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, हर लोब के पास में कितने कॉलन सेक है, कितने थीका है? 2, इसलिए इसको बोल दिया डाइथीकस कंडीशन। तो पूरे टिपिकल एंथर के पास कितने थीका होंगे? 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ईच टिपिकल एंथर हैव 4 थीका। इसका दूसरा नाम है 4 पॉलन सैक, और पॉलन सैक को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी लघु बीजाणुधानी। इसलिए एक टिपिकल एंथर के पास में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, क्योंकि कितने लघु बीजाणुधानियां प्रेजेंट है? 4 लघु बीजाणुधानियां प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोल देते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। और इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं बेटा कैप्सुला। ठीक है, क्या एग्जांपल है इसका? कैप्सुला, क्योंकि कैप्सुला एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है, तो टिपिकल एंथर के बाद 2 लोब, दैट इज कॉल्ड बाइलोब्ड कंडीशन। हर लोब के पास में 2 पॉलन सैक और थीका, तो डाइथीकस कंडीशन। टोटल, ठीक है, एक टिपिकल एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, या 4 पॉलन सैक है, या 4 थीका है, इसलिए इसको बोल देते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, यानी इसका चतुष्क लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या हो गया? कैप्सुला। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ स्टार पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक कंडीशन और होती है। ठीक है, कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे बाइस्पोरेंजिएट, मोनोथीकस या बाइस्पोरेंजिएट। ठीक है, मोनोथीकस का मतलब क्या होगा कि हर लोब में कितने थीका होंगे? 1। हर लोब में कितने थीका होंगे? 1, और टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे? 2। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कंडीशन देखो ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो कितनी पालियां होंगी? सबसे पहले तो देखो कितने लोब्स हैं, तो लोब्स कितने हैं? 2 लोब हैं। ठीक है, हर लोब में कितने थीका हैं? ठीक है, हर लोब में कितने थीका है? 1, इसलिए जो कंडीशन है वो कैसी होगी? मोनोथीकस। ठीक है, और टोटल कितने थीका हो गए? 2। थीका को ही हमने क्या बोला है? माइक्रोस्पोरेंजियम। थीका को ही हमने क्या बोला है? माइक्रोस्पोरेंजियम, इन लघु बीजाणुधानी। तो हाउ मेनी लघु बीजाणुधानी प्रेजेंट इन ए दिस एंथर? तो आप बोलोगे 2। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। और इसके एग्जांपल्स है बेटा कि किन किन के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो एक होता है मालवेसी फैमिली। किसमें मिलता है? एक तो मालवेसी फैमिली में मिलता है, एक आपको मिलेगा मोरिंगा प्लांट में। ठीक है, और एक आपको मिलेगा वॉल्फिया। ठीक है, तो इन सब के अंदर आपको जो एंथर का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा मिलेगा? मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट मिलेगा। कैसा मिलेगा? मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। ठीक है, एक कंडीशन और होती है, एक कंडीशन और होती है, और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मोनोस्पोरेंजिएट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लघु बीजाणुधानी प्रेजेंट होती है। और इसका एग्जाम्पल है बेटा आर्स्यूथोबियम। इसका एग्जाम्पल क्या है? आर्स्यूथोबियम। ये आर्स्यूथोबियम क्या है बेटा? ये है स्मॉलेस्ट लीफ लेस पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। क्या है ये? स्मॉलेस्ट लीफलेस पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी? मोनोस्पोरेंजिएट, यानी इसके अंदर एक ही लघु बीजाणुधानी प्रेजेंट होगी, और इसका एग्जांपल हो गया आर्स्यूथोबियम, जो स्मॉलेस्ट लीफलेस पैरासिटिक एंजियोस्पर्म कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई? एक आप स्टार पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि जो हमारा कैप्सुला प्लांट है, ठीक है, कैप्सुला, उसमें कितने स्टेमन प्रेजेंट होते हैं? उसमें 6 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं।
कितने स्टेमन प्रेजेंट होंगे? 6 स्टेमन प्रेजेंट होंगे। और एक स्टेमन के अंदर, ठीक है, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4। तो 6 स्टेमन में कितने प्रेजेंट होंगे? 24। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर बेटा? अब हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, ठीक है? ओके, अब देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। एक सुंदर सा डायग्राम वापस से आएगा। एक एक चीज को हम डायग्राम के साथ पढ़ते जाएंगे। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यानी पराग कोश की संरचना। पराग कोश की संरचना, ठीक है? तो जैसा कि हमने पढ़ा, पराग कोश के अंदर कितनी पालियां होती है? 2 पालियां होती है, ठीक है? कितनी पालियां होती है पराग कोश के अंदर? 2 पालियां। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाएंगे पराग कोश का, ठीक है? अब हम सबसे पहले इसकी आउटर लेयर बनाएंगे बेटा। सबसे पहले कौन सी लेयर बना रहे हैं? इसकी आउटर लेयर। तो ये हमने बना दी आउटर लेयर। ओके, तो एंथर की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है? एंथर की जो आउटर लेयर है उसको हमने क्या बोला है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? अधिचर्म कहा जाता है, ठीक है? तो अधिचर्म की अगर अपन बात करें तो अधिचर्म क्या है? आउटर लेयर है, सबसे बाहरी परत है। कौन सी परत है? सबसे बाहरी परत है, ठीक है? अब सबसे बाहरी परत है, कितनी लेयर्स प्रेजेंट है इसकी? एक ही लेयर प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये कैसी है? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। अब सबसे बाहरी परत है तो क्या काम करेगी? ये काम करती है प्रोटेक्शन का, ठीक है? तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है? सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है? फिर इसके अंदर वाली लेयर बनाते हैं हम, ये इस तरीके से। ये लीजिए, ठीक है? हमने एक और लेयर बनाई अंदर की तरफ, ठीक है? इस लेयर को हमने क्या नाम दिया है? इस लेयर को हमने नाम दिया है एंडोथीशियम, ठीक है? ये कौन सी लेयर है? एंडोथीशियम, ठीक है? अंतःस्थिशियम भी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अंतःस्थिशियम, ठीक है? तो अंतःस्थिशियम कहां पे प्रेजेंट है बेटा? जस्ट एपिडर्मिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? जस्ट एपिडर्मिस के नीचे। तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट बिलो दी एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है? कितनी लेयर है इसकी भी? सिंगल लेयर है, ठीक है? सिंगल लेयर, ठीक है? ओके, किस तरीके से अरेंज्ड है? ये अरीय रूप में अरेंज्ड है, नहीं रेडियली अरेंज्ड है। रेडियली अरेंज्ड, ठीक है? उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है बेटा?
अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है, यानी अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है, इसकी वजह से ये थोड़ी क्या दिखाई देती है, मोटी दिखाई देती है। ठीक है, कैसी होती है ये, थिक होती है। अब थिक क्यों होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज। ठीक है, तो अल्फा सेलुलोज के डिपोजिशन के कारण ये कैसी दिखाई देती है, थोड़ी मोटी दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके अंदर लेयर बनाते हैं। ओके, क्या बनाएंगे, इसके अंदर की तरफ एक लेयर बनाएंगे। ये इस तरीके से हमने लेयर बनाई। ओके, ये हमने लेयर बना ली एक। ओके, तो अंदर की तरफ ये लेयर बनी। ओके, इस लेयर को हम बोलते हैं बेटा मिडिल लेयर। ठीक है, ये कौन सी लेयर होगी, ये होती है मिडिल लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य परत। ठीक है, तो ये एंथर की कौन सी लेयर है, तीसरी टाइप की लेयर है। ठीक है, तो ये होती है 1 2 3 लेयर्स। ठीक है, इसकी कितनी लेयर प्रेजेंट होती है, 1 से 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, किसकी बनी हुई होती है ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती है। ओके, मेड बाय पैरेनकाइमेटस टिश्यू। पैरेनकाइमेटस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मृदुतक। क्या बोलते हैं, मृदुतक। और मृदुतक का काम क्या होता है, फूड का स्टोरेज करना। ठीक है, क्या काम होता है, फूड का स्टोरेज करना। तो इसका काम क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को क्या करती है, ये संचित करती है। ठीक है, और बेटा जैसे ही एंथर परिपक्व होता है, जैसे ही एंथर मिच्योर हो जाता है, मिडिल लेयर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। इसलिए मिडिल लेयर के बारे में लिख सकते हैं कि मिडिल लेयर कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी ये मिच्योर एंथर के अंदर एब्सेंट होगी। ठीक है, किसमें एब्सेंट होगी, मिच्योर एंथर में एब्सेंट होगी। ठीक है, अब इसके अंदर की लेयर बनाते हैं एक और। अब यहां पे इसके अंदर भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ओके, अंदर भी एक और लेयर प्रेजेंट है, और इस लेयर को हम कहते हैं टैपिटम। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, टैपिटम। और टैपिटम जो होती है सबसे बाहर की परत होती है। ठीक है, टैपिटम कैसे बेटा, सबसे बाहर की, सॉरी सबसे अंदर की परत, सॉरी। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की परत होती है टैपिटम। ठीक है, ये भी कैसी होती है बेटा, सिंगल लेयर होती है। ये भी कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर जो टैपिटम होती है, स्टार्टिंग के अंदर कैसी होती है, स्टार्टिंग के अंदर होती है डिप्लॉइड। ठीक है, स्टार्टिंग में कैसी होती है, डिप्लॉइड। इनिशियली ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, यानी द्विगुणित होती है। लेकिन बाद में ये कैसी हो जाती है, बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय हो जाती है। तो इनिशियली डिप्लॉइड बट बिकम मल्टीन्यूक्लिएट एंड पॉलीप्लॉइड। बाद में कैसी हो जाएगी, ये बहुकेंद्रकीय हो जाएगी और पॉलीप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, बहुकेंद्रकीय और बहुगुणित हो जाती है। ठीक है, टैपिटम के बारे में अगर हम और लिखें, ओके, तो टैपिटम क्या करती है, स्पोरोजिनस टिश्यू को घेरे रहती है। ठीक है, तो ये वाला जो टिश्यू है बेटा, ये अंदर की तरफ, ये वाला जो टिश्यू है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है ये, स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी माइक्रोस्पोर। ये वाला जो टिश्यू है ना, इसको हम बोलेंगे स्पोरोजिनस
जीनस टिश्यू, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या फिर आप इसको बोल सकते हो बीजाणु जन ऊतक। तो इस बीजाणु जन ऊतक को घेरे कौन रहता है, टैपिटम। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं टैपिटम सराउंडिंग स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, क्या काम होता है टैपिटम का, टैपिटम क्या करता है, मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब करेगा और पॉलन ग्रेन्स को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो अंदर की तरफ क्या होता है बेटा, ये पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन यानी पराग कण, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु। तो पराग कणों का दूसरा नाम ही क्या होता है, लघु बीजाणु। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो पराग कणों को जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, टैपिटम प्रोवाइड करवाता है। इसलिए टैपिटम को हम नरिश्ड लेयर भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं। कैसा है ये, न्यूट्रिटिव लेयर है। क्यों, बिकॉज ये क्या करता है, नरिश्ड करता है, नरिश्ड पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, किसको नरिश करेगा, ये पॉलन ग्रेन्स को नरिश करेगा। ठीक है, नाउ जो टैपिटम होता है वो हार्मोन्स और एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूस some hormones and enzymes, कुछ एंजाइम्स और हार्मोन भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इट्स दैट क्लियर, ओके। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेटा स्टोमियम। क्या बोलते हैं, स्टोमियम। अब जो हमारा एंडोथीशियम है ना, तो एंडोथीशियम के अरीय जगह पर, अरीय भित्ति पर क्या प्रेजेंट होता है, कैलोज का जमाव होता है, कैलोज बैंड उपस्थित होते हैं। ठीक है, और कुछ प्लेसेस पे कैलोज बैंड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उन्हीं प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमियम कहते हैं। ठीक है, तो सम प्लेसेस ऑफ एंडोथीशियम, some places of endothelium callous band absent। ठीक है, उन्हीं प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। और स्टोमियम किस में हेल्प करता है, डेसेंस ऑफ एंथर, हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर, यानी पराग कोश के स्फुटन में सहायक होता है। कौन, स्टोमियम। तो स्टोमियम क्या होता है, पराग कोश के स्फुटन में सहायक होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। आउटर लेयर है, सिंगल लेयर है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसके अंदर भी जो लेयर होती है एंडोथीशियम, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर है, रेडियली अरेंज्ड होती है, थिकनिंग होती है, किसकी वजह से, अल्फा सेलुलोज की वजह से। मिडिल लेयर की बात करें तो 1 to 3 लेयर है, मेड बाय पैरेन्काइमेटस टिश्यू। और इसका क्या काम होता है, फूड का स्टोरेज करना। शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी आपके मिच्योर एंथर के अंदर आपको शो नहीं होगी। टैपिटम की बात करें तो इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है। इनिशियली कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, लेकिन बाद में इसके अंदर एंडोमाइटोसिस हो जाता है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है और पॉलीप्लॉइड हो जाती है। ठीक है, किसको सराउंड करती है, स्पोरोजेनस टिश्यूज को। न्यूट्रिटिव लेयर है क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को क्या प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है और हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और इसके साथ ये भी कैसी होती है बेटा, ये भी शॉर्ट लिव्ड होती है। कौन सी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, यानी ये भी आपको मिच्योर एंथर में देखने को नहीं मिलेगी। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि मिच्योर एंथर में
कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है, हाउ मेनी लेयर्स प्रेजेंट इन ए मैच्योर एंथर। तो दो ही लेयर प्रेजेंट होगी, एक तो होगी एपिडर्मिस और दूसरी होगी एंडोथीशियम। यानी एक परिपक्व परागकोश में दो ही लेयर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। ठीक है, क्योंकि मिडिल लेयर और टैपिटम जो है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो यही अंदर का स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ टैपिटम। टाइप्स ऑफ टैपिटम, टैपिटम के प्रकार। तो टैपिटम जो होती है वो दो प्रकार की होती है। टैपिटम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली जो टैपिटम होती है उसको अपन बोलते हैं अमीबॉइड टैपिटम। ठीक है, या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हैं अमीबीय टैपिटम। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है ग्लैंडुलर टैपिटम, या फिर इसका दूसरा नाम है सिक्रेटरी टैपिटम, या फिर आप इसको बोल सकते हो हिंदी के अंदर ग्रंथिल टैपिटम और स्त्रावी टैपिटम। ठीक है, अमीबॉइड टैपिटम की बात करें तो अमीबॉइड टैपिटम होती है बेटा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी सबसे आद्य प्रकार की होती है। ठीक है, और ग्लैंडुलर की बात करें तो ग्लैंडुलर टैपिटम जो होती है वो होती है एडवांस टैपिटम। कैसी होती है, एडवांस होती है, विकसित प्रकार की टैपिटम होती है। अमीबॉइड टैपिटम की बात करें तो यहां पर जो टैपिटम होती है फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो यहां पे जो टैपिटम है, ठीक है, वो फूड को एब्जॉर्ब करती है। कहां से, मिडिल लेयर से। और फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बना लेती है, प्रोटोप्लास्ट बॉडी बना लेती है। क्या बना लेती है, प्रोटोप्लास्ट बॉडी। तो ये टैपिटम क्या करेगी, मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब करेगी और प्रोटोप्लास्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लास्ट बॉडी जो होती है वो लघु बीजाणुधानी में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, रिलीज इन माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी में क्या होगी, रिलीज होगी। नाउ दिस प्रोटोप्लास्ट बॉडी आर कॉल्ड पेरिप्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे इसको हम, पेरिप्लाज्मोडियम बोलेंगे। ठीक है, और यही पेरिप्लाज्मोडियम क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अमीबॉइड टैपिटम प्रिमिटिव होती है, ये टैपिटम कन्वर्ट हो जाती है प्रोटोप्लास्ट बॉडी में। प्रोटोप्लास्ट बॉडी माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर मुक्त होगी। मुक्त होने के बाद वो क्या कहलाएगी, पेरिप्लाज्मोडियम, और यही पेरिप्लाज्मोडियम क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देगा। ग्लैंडुलर टैपिटम की बात करते हैं तो ग्लैंडुलर टैपिटम कैसे होती है, एडवांस होती है। यहां पे फूड का स्टोरेज नहीं होता, नो स्टोरेज ऑफ फूड, केवल यहां पे फूड का स्थानांतरण किया जाता है। यहां पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड, फूड का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, अमीबॉइड टैपिटम या ग्लैंडुलर टैपिटम और सिक्रेटरी टैपिटम, ग्लैंडुलर टैपिटम और सिक्रेटरी टैपिटम जो किसका फॉर्मेशन करती है, स्पोरोपोलिन का। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन एंड पोलन किट, किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन करेगी या पोलन किट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, साथ में ये क्या प्रोवाइड करवाती है, यूबिश बॉडी भी प्रोवाइड करवाती है, प्रोवाइड यूबिश बॉडी विच हेल्प टू दी
फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइम, जो किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एग्जाइम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ग्लैंडुलर टैपेटम और सिक्रीटरी टैपेटम से ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं कि स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन कौन करेगा या कौन सी टैपेटम करेगी, तो आप बताओगे ग्लैंडुलर टैपेटम करेगी। पॉलन किट का फॉर्मेशन कौन करेगा, ग्लैंडुलर टैपेटम करेगी। यूबिश बॉडी कौन बनाएगा, ग्लैंडुलर टैपेटम बनाएगी। और एग्जाइम का फॉर्मेशन कौन करेगा, ग्लैंडुलर टैपेटम करेगा। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे, जैसे कि स्पोरोपोलिनिन की बात करें कि क्या होता है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। यूबिश बॉडी क्या है, ओके, पॉलन किट क्या है, एग्जाइम क्या है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन क्या है, पॉलन किट क्या है, यूबिश बॉडी क्या है, एग्जाइम क्या है। ओके, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो है हमारा, हम यूबिश बॉडी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, यूबिश बॉडी। देखो, जब ग्लैंडुलर टैपिटम, मैंने आपको बताया जो टैपिटम होती है वो मिच्योर एंथर के अंदर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो जब वो डिसअपियर होने वाली होती है तो वो एक बॉडी का निर्माण करती है और उसको हम बोलते हैं प्रोयूबिश बॉडी। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोयूबिश बॉडी। ठीक है, ग्लैंडुलर टैपिटम नष्ट होने से पहले यानी डिसअपियर होने से पहले बॉडी का निर्माण करेगी, उसको बोलेंगे प्रोयूबिश बॉडी। ठीक है, इस प्रोयूबिश बॉडी के चारों तरफ किसका डिपोजिशन हो जाएगा, स्पोरोपोलिनिन का। किसका डिपोजिशन हो जाएगा, स्पोरोपोलिनिन का। ठीक है, तो प्रोयूबिश बॉडी और स्पोरोपोलिनिन यही मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, यूबिश बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि यूबिश बॉडी जो होता है वो एग्जाइम बनाता है। क्या बनाता है, एग्जाइम बनाता है। अब ये एग्जाइम क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एग्जाइम कहते हैं। पॉलन ग्रेन का जो आउटर कवरिंग एग्जाइम। तो यहां से क्वेश्चन पुट होता है कि एग्जाइम किसका बना होता है, तब आप बोलोगे कि एग्जाइम किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, तो एग्जाइम का जो आउटर कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन्स की, वो किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन होता है बेटा कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है कैरोटीनॉइड्स का। ठीक है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड का जैव बहुलक होता है, जटिल जैव बहुलक। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन क्या है, कैरोटीनॉइड का जटिल जैव बहुलक होता है। क्लियर। दूसरा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है। कैसा है ये, नॉन बायो डिग्रेडेबल कंपाउंड। ठीक है, यानी इस कंपाउंड का जैव अपघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता इसका, इस कंपाउंड का जैव अपघटन नहीं होता है। क्लियर, ओके। तो कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर कैरोटीनॉइड है, इसका जैव अपघटन नहीं होता है। तो क्या परागकण जो है, ठीक है, वो नष्ट हो सकते हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि परागकण जो होते हैं वो काफी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि परागकण की आउटर कवरिंग क्या होती है, एग्जाइन होती है। क्या होती है परागकण की आउटर कवरिंग, एग्जाइन होती है। और एग्जाइन किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन की। और इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से पॉलन ग्रेन लाखों वर्ष तक, ठीक है, सालों साल तक जीवित बने रह सकते हैं, जीवाश्म के रूप में रह सकते हैं। वो भी कैसे, लिविंग जीवाश्म, लिविंग फॉसिल के रूप में रह सकते हैं। तो स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, ठीक है,
एक्साइन बनाता है। तो एक्साइन यानी आउटर कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड बाय स्पोरो पॉलन। ठीक है, तो क्या होगा तो स्पोरो पॉलन क्या करेगा, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू शेडी पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन झड़ गए हैं, मुक्त हो गए हैं परागकोश से, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी वजह से वो लॉन्ग पीरियड तक बने रहते हैं। ठीक है, यानी काफी लंबे समय तक बने रहते हैं। किस फॉर्म में, लिविंग फॉसिल की फॉर्म में। तो लिविंग फॉसिल्स की फॉर्म के अंदर ये सालों साल तक क्या कर देते हैं, पड़े रहते हैं। इट्स दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका बेटा स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल, ठीक है, कल की जो क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसा होगा, फिर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।